Hello students. So far we have completed 7 chapters of Indian economic development and 4 chapters of macroeconomics. Now again we are moving on 5th chapter of macro, that is money. In this chapter I shall explain you the meaning of money, drawbacks of barter system, forms of money, supply of money and measurement of money supply. First of all, meaning and evolution of money. What is money? Money is anything which is generally accepted as a medium of exchange, which is commonly accepted as a medium of exchange, that is called money. Actually, money is what money does. मनी वो है जो मनी करता है, यानी जो मनी के फंक्शंस होते हैं उन्हीं के बेस पर ही मनी को डिफाइन किया जाता है. मनी है क्या? जो नोट्स और कॉइन्स किसी भी इकोनॉमी में हो, सर्कुलेशन में होते हैं, उसे हम मनी कहते हैं. जैसे हमारे इंडिया में रुपया और पैसा है, ऐसे यूएस डॉलर हैं, ऑस्ट्रेलिया के डॉलर हैं, यूके पाउंड हैं, जापानीज़ येन हैं. ये सब उन कंट्रीज़ की करेंसी है या मनी है. पहले क्या होता था, जब मनी सर्कुलेशन में नहीं होता था तो हमारे यहाँ पर बार्टर सिस्टम होता था. बार्टर सिस्टम मीन्स गुड्स वर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स. चीज़ों के बदले में चीज़ें खरीदी जाती थी, जिसे कि सी इकोनॉमी यानी कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी भी कहते थे. अब बार्टर सिस्टम में क्योंकि गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज की जाती थी या सर्विसेज के बदले में गुड्स एक्सचेंज की जाती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, बहुत सारी ड्रॉबैक्स थे इस सिस्टम में. तो इसलिए एक्सचेंज का ये इनएफिशिएंट सिस्टम प्रूव हुआ. तो सोचा गया कि कुछ ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट की खोज की जाए, इन्वेंट की जाए कोई स्टैंडर्ड यूनिट जो इस एक्सचेंज को सिंपल बना दे. तो इसलिए मनी को इन्वेंट किया गया. तो आजकल तो आप देखते ही हैं कि मनी इज़ यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. आज हम गुड्स के बदले में गुड्स नहीं खरीदते हैं, बल्कि मनी के बदले में गुड्स खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं. पहले क्या होता था, जो कॉइन्स होते थे, राजा महाराजाओं के टाइम में गोल्ड और सिल्वर के कॉइन होते थे. आजकल जो कॉइन्स होते हैं एलॉय मेटल के कॉइन्स होते हैं. इसके अलावा पेपर नोट्स चलते हैं. और फिर आपको मालूम है कि प्लास्टिक मनी यानी जो ई मनी जिसे आप कहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो हमारे बैंक अकाउंट में होती हैं जो एंट्रीज़, ये भी मनी में इंक्लूड होते हैं. तो मनी ने यानी जो नोट्स और कॉइन्स और ई मनी, इन्होंने एक्सचेंज को फैसिलिटेट कर दिया है. एक्सचेंज यानी लेना और देना, बाइंग और सेलिंग जिसे आप कहते हैं, उसको सिंपल बना दिया है, उसको फैसिलिटेट कर दिया है. तो मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए इन्वेंट किया गया, यानी एक्सचेंज का माध्यम है ये मनी. इसके अलावा मनी और क्या करता है? मनी वैल्यू को स्टोर करता है. वैल्यू को स्टोर करने का मतलब, अगर हम ऐसा अपना पैसा बैंक में जमा करा रहे हैं या घर पे रख रहे हैं तो हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि मनी में वैल्यू होती है. इससे हम गुड्स और सर्विसेज खरीद सकते हैं. वैल्यू का मतलब जो उसमें परचेजिंग पावर है वो उसकी वैल्यू कहलाती है. तो मनी के इन्वेंट होने से वैल्यू को स्टोर करना आसान हो गया है. पहले वैल्यू को स्टोर करना मुश्किल होता था बार्टर सिस्टम में. इसके अलावा मनी को वैल्यू की मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. यू कैन मेजर द वैल्यू ऑफ एनी कमोडिटी और सर्विस इन टर्म्स ऑफ मनी. चाहे वो चीज़ छोटी है, बड़ी है, कोई सर्विस छोटी है, बड़ी है, आप मेजर कर सकते हो. आप ये बता सकते हो कि पेन 5 रुपये का है, आप ये बता सकते हो कार 5 लाख की है. तो हर गुड का, हर सर्विस का जो मेजरमेंट है, वैल्यू का मेजरमेंट है, वो मनी की फॉर्म में हो सकता है. इसके अलावा मनी को यूज़ किया जाता है. ये आपको थोड़ा थोड़ा जो है मनी के फंक्शंस बताए जा रहे हैं. पहले ये डिटेल में हुआ करते थे, अब आपके सिलेबस से कट हो चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा हम कर रहे हैं. मनी को यूज़ किया जाता है एज ए स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स. डेफर्ड पेमेंट्स आर दोज पेमेंट्स विच आर मेड समटाइम्स इन फ्यूचर, जिनको फ्यूचर में हमने कभी देना है. जैसे हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसी से उधार लेते हैं, तो हमें फ्यूचर में देना पड़ता है विद इंटरेस्ट.
तो मनी ने इस काम को भी बड़ा सिंपल बना दिया है। अब हम डेफर्ड पेमेंट जो है वो आसानी से कर लेते हैं। तो इन फंक्शंस के बेस पर देखें तो मनी की डेफिनेशन जो है सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं बनती है, बल्कि एक वाइडर डेफिनेशन बनती है। सबसे पहला जो प्राइमरी फंक्शन है वो तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ही है, यानी मनी इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को माप सकते हैं। एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, यानी मनी इज़ व्हाट मनी डज। मनी के फंक्शंस के बेस पर ही हम मनी को डिफाइन कर रहे हैं। आगे हम करने जा रहे हैं कि जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था या कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी थी, ये क्या था और इसकी क्या प्रॉब्लम्स थी। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में चीज़ों के बदले में, यानी गुड्स के बदले में गुड्स को परचेज किया जाता था, या सर्विसेज के बदले में सर्विसेज को किया जाता था, या गुड्स के बदले में सर्विसेज या सर्विसेज के बदले में गुड्स को किया जाता था। सपोज एक फार्मर है, उसके पास सरप्लस व्हीट है, वो राइस से एक्सचेंज करना चाहता है, तो वो राइस सेलर को ढूंढेगा और राइस सेलर से बात करेगा कि मैंने अपना व्हीट देना है और राइस परचेज करना है। राइस सेलर भी रेडी हो जाए उसका व्हीट लेने के लिए, तब उनकी जो ट्रांजैक्शन है वो डन हो जाती थी। वो एक दूसरे की चीज़ बेच और ख़रीद लेते थे। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल हम गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज नहीं करते हैं, बल्कि मनी के बदले में हम एक्सचेंज करते हैं। वी कैन बाय और सेल एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ मनी। अगर हम कोई चीज़ बेचते हैं तो मनी आता है, उस मनी से हम जब भी जहाँ भी कोई भी चीज़ खरीदना चाहें तो हम खरीद लेते हैं। और हमें कोई चीज़ खरीदनी होती है तो भी हमारे पास मनी होता है, तो उससे हम खरीदते हैं। तो इस बार्टर सिस्टम की या कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी की क्या बुराइयां थी, इसमें क्या डीमेरिट्स थी, इसकी क्या ड्रॉबैक्स थी, लेट अस डिस्कस। फर्स्ट वन इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। व्हेन बोथ पार्टीज, दैट इज बायर एंड सेलर, are agreed to buy and sell each other commodity, that is called double coincidence of wants. wants mean ज़रूरतें, double mean दोहरा, coincidence संयोग, दोहरा संयोग होना चाहिए। कैसे दोहरा संयोग? सपोज फार्मर के पास व्हीट है, उसे राइस लेना है तो राइस सेलर मिल गया, तो ये पहला कोइंसिडेंस है कि उसे राइस सेलर मिल गया। अब दूसरा कोइंसिडेंस क्या होगा कि राइस सेलर भी उसका व्हीट खरीदने को रेडी हो जाए, वो दूसरा कोइंसिडेंस होगा। जब दोनों रेडी हो जाते हैं एक दूसरे की चीज़ खरीदने और बेचने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी किसकी? बार्टर सिस्टम की। तो इसके अकॉर्डिंग जो है बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज यानी कि जो विनिमय, लेन देन, बाइंग और सेलिंग जो है बहुत लिमिटेड होती थी। कई बार क्या होता था कि एक पर्सन वो मिल गया जिसकी चीज़ हमें चाहिए, लेकिन उसे हमारी चीज़ नहीं चाहिए, जो हमारे पास सरप्लस में है वो नहीं चाहिए, तो ट्रांजैक्शन नहीं होती थी। इसलिए मनी ने जो आजकल जो मनी सर्कुलेशन में है, उसने बाइंग और सेलिंग को बड़ा सिंपल बना दिया है, बड़ा जो है फैसिलिटेट कर दिया है, बाइंग और सेलिंग को अलग अलग कर दिया है। अब हमें उस पर्सन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है जो चीज़ हमें लेनी है, बल्कि हमारे पास जो सरप्लस है उसको हम पहले मनी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस मनी से जब भी चाहे, जहाँ से भी चाहे, जो भी चीज़ चाहे हम खरीद सकते हैं। तो इससे टाइम बड़ा सेव हुआ है, लेबर बड़ा सेव हुआ है। पहले कई बार क्या होता था कि एक पर्सन को जिसके पास कोई सरप्लस कमोडिटी है तो उसको डिस्पोज ऑफ करने में कई दिन भी लग जाते थे, और उसके बदले में चीज़ें एक्सचेंज कराने में भी कई दिन लग जाते थे। कई बार ऐसे भी होता था कि पहले व्हीट को ग्राम में कन्वर्ट किया, फिर ग्राम को राइस में कन्वर्ट किया, ऐसा भी होता था। तो बड़ा मुश्किल होता था ये एक्सचेंज करना, लेकिन मनी ने इन सबको एक्सचेंज को बड़ा सिंपल बना दिया है। बाइंग और सेलिंग बढ़ भी गई हैं, एक्सटेंड भी हो गई हैं और अलग अलग हो गई हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ ए कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। पहले बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि वैल्यू को मेजरमेंट करने की कोई एक यूनिट नहीं थी, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी। एक कमोडिटी की वैल्यू को बहुत सारी कमोडिटीज़ में एक्सप्रेस किया जाता था। जैसे
2 kg wheat is equal to 1 kg rice is equal to 2 kg grams is equal to 5 kg vegetables is equal to half liter oil, सो एंड सो, ऐसे होता था मेजरमेंट। लेकिन आजकल बहुत ही सिंपल है। आप कोई भी कमोडिटी, कोई भी सर्विस, उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं, उसका वैल्यू का मेजरमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी छोटी चीज़, पेंसिल है, आप बता सकते हैं 2 रुपये की है। कोई बड़ी से बड़ी चीज़ लाखों करोड़ों की आप बता सकते हो, मकान 1 करोड़ का है। तो वैल्यू का मेजरमेंट जो है वो मनी से बड़ा आसानी से हो जाता है, जबकि बार्टर सिस्टम में बड़ा मुश्किल होता था वैल्यू का मेजरमेंट करना, क्योंकि एक चीज़ की वैल्यू को बहुत सारी चीज़ों में बताना पड़ता था। अब किसी के पास सरप्लस व्हीट है और कुछ नहीं है और उसने काव परचेज करनी है, तो वो बताता था कि एक काव के लिए उसे कितना व्हीट देना होगा। तो कई बार जो है पहले व्हीट को किसी और चीज़ में कन्वर्ट करा के फिर काव में करवाना पड़ता था। तो ये सब बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था, कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी वैल्यू के मेजरमेंट की। आगे चलते हैं, डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स कर रहे हैं हम, डीमेरिट्स कर रहे हैं। आजकल हम क्या करते हैं, कोई भी वर्कर हायर करते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आपको जो है 5000 मिलेगा, या इस काम का आपको 1000 मिलेगा, या पर डे कितना मिलेगा, तो बड़ा आसानी से हो जाता है। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि आपको कोई वर्कर हायर करना है, सपोज़ मुझे घर पे बैठ के अपना फर्नीचर बनवाना है और उसके बदले में मैं उसको बोलूँगी कि आपको मैं व्हीट दे सकती हूँ, अब देख लो आपको ट्रांजैक्शन या एक्सचेंज सूट करता है तो आप फर्नीचर बना दीजिए। अब अगर उसको व्हीट नहीं चाहिए तो वो मेरा फर्नीचर नहीं बनाएगा। तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट होती थी वो पहले मनी की फॉर्म में नहीं होती थी। तो हम ये बताते थे कि अगर आप हमारा ये काम करोगे, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर होते थे, फर्नीचर बनाने वाले होते थे, या कोई और काम करने वाले होते थे, तो उनको गुड्स की फॉर्म में पेमेंट की जाती थी। जिसके पास जो भी सरप्लस होता था उस फॉर्म में पेमेंट करता था। अब कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट कौन सी होती हैं? फ्यूचर पेमेंट, यानी जब हमें फ्यूचर में उनको देना है, पे करना है, या मैंने जब अगर किसी से उधार लिया है तो मुझे फ्यूचर में पे करना है, वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है। विद इंटरेस्ट मुझे पे करना होता था। तो कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी में विद इंटरेस्ट अगर हम ग्रेन्स देते थे या कैटल देते थे या क्लोथ देते थे, तो कई बार दोनों पार्टीज़ में, जो बोरोअर और लैंडर है, उनके बीच में बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती थी। लैंडर को वो चीज़ जब वापस मिलने लगती थी तो वो ये कहता था, नहीं मेरी चीज़ की क्वालिटी, मेरे ग्रेन्स की क्वालिटी जब मैंने आपको उधार दिया था तो ज़्यादा अच्छी थी, ये अच्छी नहीं है, तो इसकी मुझे ज़्यादा दो। तो कई बार बड़ी मुश्किलें हो जाती थी। लेकिन मनी की इवोल्यूशन ने हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट को बड़ा फैसिलिटेट कर दिया है, बड़ा सिंपल बना दिया है। आजकल हम किसी से उधार लेते हैं या कोई वर्कर हायर करते हैं तो ईजिली हम उसको पेमेंट कर देते हैं। बोरो भी करते हैं तो विद इंटरेस्ट मनी की फॉर्म में दे देते हैं। आपको ये नहीं कहता है कि ये नोट पुराने हैं या नहीं है, या मनी की क्वालिटी पहले वाली अच्छी थी या नहीं थी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मनी जो सर्कुलेशन में है वो हमेशा चलते हैं और उनकी वैल्यू जो है वो वही जो उसके ऊपर लिखी होती है वही रहती है, चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू इन कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी और इन बार्टर सिस्टम। स्टोरेज ऑफ वैल्यू वाज वेरी डिफ़िकल्ट। स्टोरेज ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है? ग्रेन्स को स्टोर करना, कैटल को स्टोर करना बड़ा जो है मुश्किल होता था। ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, स्पेस चाहिए था, इसके अलावा उनके ख़राब होने का डर रहता था, क्योंकि ये जो पेरिशेबल चीज़ें होती हैं ये थोड़े टाइम के लिए ही ठीक रहती हैं। अल्टीमेटली चाहे उसमें केमिकल डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो वो ख़राब तो उन्होंने होना ही होता था, तो उनको जल्दी जल्दी डिस्पोज ऑफ भी करना होता था। अब स्टोरेज क्यों करते थे? आज हम क्यों स्टोर करते हैं मनी को? आज हम इसलिए स्टोर करते हैं कि हमारे मुश्किल वक्त में काम आए। अब उस टाइम क्या होता था? नेचुरल डिज़ास्टर्स होते थे या कोई और डर होता था। जैसे मान लो अब किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे की शादी करनी है तो उसे ग्रेन्स या कैटल स्टोर करने होते थे, क्योंकि मनी तो था ही नहीं। तो उस टाइम जो बार्टर सिस्टम में स्टोरेज ऑफ वैल्यू वाज टू मच डिफ़िकल्ट। स्पेस चाहिए होता था, प्लस चीज़ों के ख़राब होने का डर होता था। लेकिन जब इस वैल्यू को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता था तो वही होता था कि ग्रेन्स को या कैटल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए, तो ट्रांसफ़र जो है बड़ा मुश्किल होता था।
लेकिन अब मनी के आने से ट्रांसफ़र जो है बड़ा सिंपल हो गया है और स्टोर करना भी आसान हो गया है। आज हम मनी को स्टोर करते हैं तो हम करोड़ों रुपए एक छोटे से लॉकर में रख सकते हैं या फिर हम बैंक में स्टोर कर सकते हैं, और वो मनी जो है वो पेरिशेबल भी नहीं होता है, जल्दी से ख़राब भी नहीं होता है। तो मनी ने जो वैल्यू को स्टोर करना और वैल्यू को ट्रांसफ़र करने का मीन्स, सपोज़ मेरा मकान भिवानी में है और मैं भिवानी से अब ट्रांसफ़र होना चाहती हूँ दिल्ली, तो मुझे दिल्ली में मकान लेना है। अब मैं मकान को नहीं ले जाऊँगी, मकान को यहाँ पर सेल करूँगी, किसके बदले में? मनी के बदले में, और उस मनी से दिल्ली में अपना मकान खरीद सकती हूँ। तो हो गया वैल्यू का ट्रांसफ़र। तो मनी की हेल्प से वैल्यू का ट्रांसफ़र भी बहुत आसानी से होता है। तो साथ साथ हमने मनी के फंक्शंस भी कर लिए और साथ साथ हमने बार्टर सिस्टम की ड्रॉबैक्स भी कर ली। आपको सिंपल क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बार्टर सिस्टम की ड्रॉबैक्स क्या हैं, और साथ साथ ये भी आ सकता है कि मनी ने इन ड्रॉबैक्स को कैसे ओवरकम किया या मनी ने कैसे सॉल्यूशन दिया इन प्रॉब्लम्स का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी में जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ मनी किस किस तरीके से हैं। पहली फॉर्म जो है वो फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी। फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी जो हमारे नोट्स और कॉइन्स हैं, जो कि हमारी जो गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार इकोनॉमी में जारी किए गए हैं। फिएट मनी इंक्लूड्स नोट्स एंड कॉइन्स विच आर इशूड बाय द ऑर्डर या अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये इनको लीगल टेंडर मिला होता है। लीगल टेंडर का मतलब कि एवरीवन इज़ लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट दिस मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कानूनी होता है, ये कानून बना हुआ है। मैंने किसी को पेमेंट करनी है मनी की फॉर्म में, तो कोई इसे लेने से, एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये सरकार के आदेश हैं। ये सरकार के आदेशों से मनी जारी हुआ है। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो हमारी सरकार ने ही आदेश दिए थे कि इस करेंसी की अब इस डेट के बाद कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब आज क्योंकि हमारी सरकार ने आदेश दे दिया है तो हमारे पुराने नोट हों भी तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो फिएट मनी जिनकी वैल्यू सरकार के आदेशों के अनुसार ही होती है। अब हमारी इकोनॉमी में जो भी नोट्स और कॉइन सर्कुलेशन में है, दीज आर इशूड बाय द ऑर्डर या अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और सारे लोग लीगली बाउंड हैं इसे एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में स्वीकार करने में, या मनी के बाकी फंक्शन स्टोर ऑफ वैल्यू या मेजर ऑफ वैल्यू के रूप में करने में। फिड्यूशियरी मनी क्या होता है? फिड्यूशियरी मनी वो होता है जो पेयर और पेई के बीच में ट्रस्ट के बेस पर होता है, यानी ट्रस्ट, पेयर और पेई के बीच में जो ट्रस्ट होता है उसके बेस पर एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया जाता है, जैसे कि पेमेंट्स थ्रू चेक। अब मैंने किसी को पेमेंट करनी हो, अगर मैं चेक इशू करती हूँ तो ये गवर्नमेंट ने इसको ऑथोराइज नहीं किया हुआ, गवर्नमेंट ने ऑर्डर नहीं दिया हुआ। अब जिसको मैंने पेमेंट करनी है उसकी मर्जी है वो चेक एक्सेप्ट करे या नहीं करे। तो चेक को कहते हैं फिड्यूशियरी मनी। इसको स्वीकार किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है एज ए मोड ऑफ पेमेंट या मीन्स ऑफ पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई। ये गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं है, तो ये है फिड्यूशियरी मनी। तो फिएट मनी और फिड्यूशियरी मनी के बारे में आपने स्टडी किया। आगे हम कर रहे हैं फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। पहले टाइम में जब राजा महाराजा होते थे तो सोने और चांदी के सिक्के होते थे, आपने सुना होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो इन्हें कहते थे फुल बॉडीड मनी। इन्हें क्यों कहते थे फुल बॉडीड मनी? क्योंकि जो गोल्ड का कॉइन है, सपोज उस पर 1 रुपये लिखा है, और वो जो गोल्ड का, जितने गोल्ड का वो बना हुआ है, उस गोल्ड को, कॉइन को अगर मेल्ट करके गोल्ड को मार्केट में बेचें तो भी उसकी वैल्यू सेम होती थी। इसका मतलब जिस कॉइन में कमोडिटी वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बराबर हों उसे फुल बॉडीड मनी कहते हैं। कमोडिटी वैल्यू का मतलब होता है जिस कमोडिटी का, जिस मेटल का बना हुआ है वो, उसे कमोडिटी वैल्यू, और फेस वैल्यू होती है जो उसके ऊपर लिखी होती है, उसे फेस वैल्यू कहते हैं। इसे क्रेडिट वैल्यू भी कहते हैं। अब जो फेस वैल्यू इसके ऊपर लिखी हुई है प्लस में जिस मटेरियल का, जिस कमोडिटी का वो बना हुआ है, अगर तो ये दोनों बराबर हैं तो इसे फुल बॉडीड मनी कहेंगे। जिस कमोडिटी का ये बना हुआ है और उसे कमोडिटी वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू,
INTRISIC, इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं इसे। और जो इसके ऊपर लिखा होता है उसे फेस वैल्यू या मनी वैल्यू बोलते हैं। अगर ये बराबर हो जाएं, कौन कौन सी वैल्यू, कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू बराबर हो जाएं, तो इसे फुल बॉडीड मनी कहते हैं। जो पहले टाइम में राजा महाराजाओं के टाइम में जो सोने और चांदी के सिक्के होते थे वो फुल बॉडीड मनी होते थे, क्योंकि उनके मेटल की वैल्यू और उसके ऊपर जो लिखा होता था, जो फेस वैल्यू होती थी, जो मनी वैल्यू होती थी, वो सेम होती थी। लेकिन आजकल जो मनी सर्कुलेशन में है, नोट्स एंड कॉइन्स, वो फुल बॉडीड मनी नहीं है, वो क्रेडिट मनी है। क्यों? जैसे पेपर नोट को लीजिए, पेपर नोट जिस पेपर का बना हुआ है और उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो वैल्यू बराबर नहीं है। अब 2000 के नोट के लिए जो भी पेपर यूज़ किया गया है उसको एज ए पेपर हम मार्केट में बेचें तो इसकी क्या वैल्यू होगी? नेग्लिजिबल। लेकिन उसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू यानी मनी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली हमारे जो कॉइन्स हैं वो एलॉय मेटल के बने हुए हैं। अगर इनको मेल्ट करके वो जो एलॉय मेटल है मार्केट में बेचेंगे तो हमें बहुत कम मिलेगा और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो क्रेडिट मनी क्या होता है? जिसकी मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू सेम नहीं होती हैं। कौन सी ज़्यादा होती है? मनी वैल्यू। मनी वैल्यू को फेस वैल्यू भी कहते हैं। कौन सी वैल्यू ज़्यादा होती है? मनी वैल्यू। किससे? कमोडिटी वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू से। इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक, जो कमोडिटी वैल्यू है, जिस कमोडिटी का ये बना हुआ है। जैसे एलॉय मेटल के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है, हमारे जो 5 का सिक्का, 2 का सिक्का, 10 का सिक्का चलता है, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है मनी वैल्यू वो ज़्यादा है। लेकिन जिस मटेरियल का ये बना हुआ है एलॉय मेटल का, उसकी वैल्यू कम है। बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।